हेलो स्टूडेंट्स, इंडस स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है और मैं अभिषेक आनंद आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। और फिजिक्स में हम लोग सबसे पहले जो डिस्कस किए थे प्रीवियस क्लास में, वो हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। फिजिकल क्वांटिटी डिस्कस करने के बाद जो है हम लोग डिस्कस किए थे कि भाई इसका डायमेंशन क्या है। साथ में हम लोग यूनिट का भी डिस्कस किए थे और साथ में बहुत सारा चीज जैसे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी क्या है, ये सारा टॉपिक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग डिस्कस किए थे एक टॉपिक और, होमोजेनिटी ऑफ मेथड। तो ये सब चीज तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज नया टॉपिक जो हम लोग लाए हैं, हाउ कैन मेथड ऑफ डायमेंशन be used to deduce relationship among the physical quantity। यानी सीधा सीधी इसमें हम लोग समझ सकते हैं कि जैसे डायमेंशन से हम लोग फॉर्मूला को कैसे बनाएं, वही लिखाए हैं कि हाउ कैन मेथड डायमेंशन बाय यूज्ड टू डिड्यूस द रिलेशन अमॉन्ग द फिजिकल क्वांटिटी। यानी डायमेंशन का हम लोग फिजिकल क्वांटिटी में कैसे रिलेशनशिप को लाएं, वही हमको बताना है। और उसी से यानी इनडायरेक्ट रूप से ये हो कि हम लोग किसी चीज का डायमेंशन जान रहे हो। जैसे मान लो कि फोर्स का हम लोग डायमेंशन हमको याद है, तो उससे फॉर्मूला कैसे बनाएं, मतलब फिजिकल क्वांटिटी कैसे लाएं, F = ma। तो यही चीज आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। या एनर्जी का हम लोग डायमेंशन जान रहे हैं, तो उसको हम लोग एनर्जी का ½ mv² फॉर्मूला कैसे बनाएं, यही चीज इस टॉपिक में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन से हम लोग क्लियर होंगे। सबसे पहले देखिए, कह रहा है कि क्वेश्चन है, फोर्स F ऑन ए पार्टिकल डिपेंड ऑन मास ऑफ पार्टिकल, और सेकंड में है एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। देखिए कह रहा है कि F जो है किस पे डिपेंड करता है, पार्टिकल के मास पे, और F जो है किस पे डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, यानी पार्टिकल के एक्सेलरेशन। तो हम लोग ये बोल सकते हो कि F जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मास के, बोल सकते हो। F जो है हम लोग फर्स्ट तो यही ना कह रहा है कि फोर्स F ऑन पार्टिकल डिपेंड ऑन मास, यानी F किस पे डिपेंड है, पार्टिकल के मास पर। तो हम लोग बोल सकते हैं कि फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मास के। और मास का वैल्यू क्या है, मास पे पावर x कर लो। अब मास पे पावर क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, ये तो हम लोग नहीं जान रहे हैं। अब उसी तरह फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। किसके है, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। यहां पर दिया हुआ है एक्सेलरेशन A ऑफ पार्टिकल। तो हम लोग यहां पर एक्सेलरेशन हो गया और यहां पर हम लोग एक्सपोनेंट y ले रहे हैं। क्योंकि देखो हम जो सिखाने जा रहे हैं कि डायमेंशन से कैसे फॉर्मूला को डिराइव करें, तो निश्चित है ये दोनों को मिलाओगे तो क्या हो जाएगा, फोर्स इक्वल टू क्या होगा, दोनों को, ये फर्स्ट और ये सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, अब हम लोग इसको देख रहे हैं, इस दोनों को मिला दो, फर्स्ट और सेकंड को, तब फोर्स जो हो जाएगा, फोर्स जो हो जाएगा, ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास x और एक्सेलरेशन y। अब देखो ये जब डायरेक्टली वर्ड हटेगा तो तुम लोग जानते हो कि ये प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो एक कांस्टेंट आ जाता है। तो F = ये कांस्टेंट हो जाएगा K मास और एक्सेलरेशन पर पावर क्या हो जाएगा, y। तो हम लोग देख चुके कि एक्सेलरेशन पर पावर y हो गया और K जो है क्या है, कांस्टेंट है। जब भी ये प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो प्रोपोर्शनल हटता है तो ये कांस्टेंट आ जाता है। अब सबसे पहले हम लोग प्रीवियस क्लास में
हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, किसको? डायमेंशन को डिस्कस कर चुके हैं। किसके डायमेंशन को? फोर्स के डायमेंशन को। तो फोर्स के डायमेंशन हम लोग का क्या है ये देखना है। तो फोर्स का डायमेंशन तुम लोग याद रखो, mL_T-2। और जिन बच्चों को नहीं याद है तो वो अपना रफ में याद करेगा। देखो यहां पर निकाल भी सकते हो, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो भाई एक्सेलरेशन का क्या होता है बता दो? फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो एक्सेलरेशन का क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बटे टाइम। और वेलोसिटी का क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार का क्या है? लेंथ है। तो इसको क्या लिखोगे? L/T, यानी LT-1, चूंकि ऊपर चला जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब यहां एक्सेलरेशन क्या हो गया? LT-1/T। तब बेस सेम है तब पावर डिवाइड में रहेगा, तो हम बार बार बोलते हैं कि सब्ट्रैक्ट हो जाता है m-n। तो हम लोग बोल सकते हो यहां पर कि LT-2, 1 है ऊपर चला जाएगा तो -2। तो हम लोग फोर्स का जो आया mL_T-2, जो यहां पर हम बताए भी हैं कि इस फोर्स का आपका जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा? mL_T-2। तो देखो अब सबसे पहले हम लोगों को ध्यान देना है कि फोर्स का तो डायमेंशन हम लोग पहले से रट के भी रखना है और हम लोग को निकाल भी लिए। जो बच्चे प्रीवियस वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं वो जाकर प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखिए ताकि आपको डायमेंशन जो हो क्लियर हो। तो सबसे पहले हम लोग डायमेंशन देख रहे हैं, किसका? लेफ्ट हैंड का और फिर राइट हैंड का। तो देखो कांस्टेंट का तो डायमेंशन होगा नहीं। सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड का डायमेंशन देखें। तो डायमेंशन ऑफ हम लोग लिख सकते हो कि डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड। अब देखो लेफ्ट हैंड में डायमेंशन क्या है? फोर्स। तो फोर्स का डायमेंशन क्या हो गया? mL_T-2, ये इसका डायमेंशन हो गया। अब देखो राइट हैंड में हमारा कांस्टेंट का तो डायमेंशन होगा नहीं, ये कांस्टेंट का डायमेंशन होगा नहीं। किसका? मास हो गया m⁻x। और एक्सेलरेशन AY। तो एक्सेलरेशन का हमारा जो हो गया यहां पर हम लोग निकाल चुके हैं डायमेंशन एक्सेलरेशन का LT-2। तो LT-2 आई पावर क्या हो गया? Y हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं इसको कि mL_T-2 इक्वल टू mx, और यहां L पे पावर Y हो जाएगा और T पे पावर -2y। अब देख लीजिए मास पे पावर यहां क्या है? दोनों को हम यदि इक्वेट करें तो मास का यहां एक्सपोनेंट क्या है? 1, और यहां क्या है? x। तो हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल टू क्या हो गया? 1। अब उसी तरह यहां y हो गया L पर और यहां 1 हो गया, तो y इक्वल टू क्या हो गया? 1। अब उसी तरह यहां -2 -2y, तो माइनस माइनस कट गया, यहां से भी y इक्वल टू 1। तो दोनों से y का वैल्यू एक ही आया, x और y का 1। तो इसलिए हम लोग को डबल निकालने से कोई फायदा नहीं है, ये नहीं निकालोगे फिर भी चलेगा। अब वाकई में फॉर्मूला क्या हो गया देख लो कि फोर्स में हमारा x का वैल्यू क्या आ गया? 1 और y का वैल्यू 1।
तो हम लोग देख सकते हैं फॉर्मूला निकला K इक्वल टू आपके पास K इक्वल टू m पे पावर x का वैल्यू कितना है 1 और y का वैल्यू कितना है 1। तो फॉर्मूला निकल गया F इक्वल टू फोर्स इक्वल टू K ma। यही तुम्हारे पास फॉर्मूला हो गया F इक्वल टू K ma। अब ये बोल सकते हो कि सर ये K क्या है, ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है ना। तो ऐसे एक्सपेरिमेंटली जो है हमारा K का वैल्यू होता है 1, इसलिए हम लोग कभी कभी ये भी लिख देते हैं K इक्वल टू 1, तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन। तुम ये भी छोड़ सकते हो, यहां तक भी आंसर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहां भी देख सकते हो। देखो फिर से एक बार इस चीज को डिस्कस कर लो। देखो सबसे पहले हम लोग का क्या है, कह रहा है कि हाउ कैन मेथड ऑफ डायमेंशन बी यूज्ड टू डिड्यूस द रिलेशन एमॉन्ग द फिजिकल क्वांटिटी। हम लोगों को कह रहा है कि एक डायमेंशन और फिजिकल क्वांटिटी के बीच एक रिलेशन डेवलप करना है। तो फिजिकल क्वांटिटी हम लोग जैसे कोई भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है, तो इस पर हम लोग एक फॉर्मूला भी बोल सकते हैं F और F इक्वल टू मास ma, यानी हमारे पास डायमेंशन दिया रहेगा तो एक फॉर्मूला लाना है फोर्स का, या किसी का एनर्जी का डायमेंशन दिया रहे तो हमारा फॉर्मूला बनाना है एनर्जी का। तो उसी पर हम एक क्वेश्चन ये किए हैं, कह रहा है कि फोर्स F ऑन ए पार्टिकल डिपेंड्स ऑन मास m ऑफ पार्टिकल, और दूसरा है एक्सेलरेशन a ऑफ पार्टिकल। कह रहा है कि एक फोर्स F है जो किसी पार्टिकल पर लग रहा है, ठीक है, मान लो कि यही पार्टिकल है, इस पे लग रहा है, तो इसका मास क्या है m है और इसका एक्सेलरेशन क्या है a है, यही बोल रहा है। तो सबसे पहले ये डिपेंड किस पे कर रहा है, मास पर और एक्सेलरेशन पर। तो हम लोग F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x टू द बेस m और F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y टू द m बेस a। तो हम लोग क्यों ऐसा हम लोग लिख रहे हैं, ऐसा इसलिए हम लोग लिख रहे हैं ताकि हम लोग को डायमेंशन से रिलेट कर सके। बार बार बोल रहा है कि फिजिकल क्वांटिटी और डायमेंशन में एक रिलेशन डेवलप करना है। तो सबसे पहले एक चीज बताओ, इस दोनों को फर्स्ट और सेकंड को हम लोग मिलाएंगे तो हमारे पास इसके बाद यही जाएगा, ये दोनों को डायरेक्टली हटेगा तो एक कांस्टेंट हो जाएगा और ये हो जाएगा x टू द बेस m और y टू द बेस a। अब सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि डायमेंशन देखना है। तो फोर्स का डायमेंशन ऐसे हम बोलते हैं कि रट के रखो mlt-2, और नहीं याद है तो हम यहां पर बता भी चुके हैं। फोर्स हो गया m, एक्सेलरेशन का वेलोसिटी बाय टाइम, और वेलोसिटी का डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस एक प्रकार का क्या है, लेंथ है, तो ये हो गया लेंथ l और टाइम t, तो इसका डायमेंशन हो गया lt-1। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन पुट कर दो वेलोसिटी का, तो lt-2, और ये पूरा हो गया mlt-2। तो हमारे पास वही चीज हम बता रहे हैं कि यहां पर जो आ गया इसका फोर्स का जो डायमेंशन आया mlt-2, तो जो डायमेंशन LHS का होगा वही डायमेंशन किसका होगा, RHS का। तो LHS का क्या है mlt-2, और RHS में क्या है, कांस्टेंट का डायमेंशन जो होता है हमेशा 0 होता है या डायमेंशन लेस होता है। तो K जो है क्या है, कांस्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग मास का देख लें, ये हो गया, और एक्सेलरेशन का डायमेंशन हम ऊपर अभी बता चुके हैं lt-2। हमने यहां पर क्या किया, lt-2 एक्सेलरेशन का वैल्यू डायमेंशन हमने पुट किया, और इसके बाद हम लोग कैलकुलेशन करेंगे ly-2y। अब देख लेंगे दोनों ओर मास को इक्वेट करो, तो यहां पावर क्या है 1, तो x इक्वल टू 1, और यहां पावर l पे पावर क्या है 1, तो y इक्वल टू क्या है 1। इसको इक्वेट करो -2 इक्वल टू -2y, तो कट कर क्या हो जाएगा y इक्वल टू 1। तो दोनों से वैल्यू सेम ही आएगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि x का भी वैल्यू 1 निकला और y का भी वैल्यू 1। तो वाकई में फॉर्मूला तुम्हारा कौन है, ये है k x टू द बेस m और y टू द बेस a। तो हमारे पास x का जो वैल्यू आया वो 1 आया और a का वैल्यू 1। तो यही फॉर्मूला निकल गया F इक्वल टू k m इंटू a, जहां पर k जो है आपका कांस्टेंट है, मास जो है आपका किसी बॉडी का है या पार्टिकल का है, और a जो है उस एक्सेलरेशन का
उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन है। अब देखो हम लोग जनरली यहीं पर आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन यदि तुम आगे पढ़ोगे तो कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है, उसका वैल्यू होता है 1। यदि 1 हम ले लेते हैं तो फोर्स इक्वल टू ए में पूरा फॉर्मूला बन गया। ऐसे ये भी छोड़ दोगे तो कोई गलत नहीं है। तो चलो इसको लिख लोगे सब। तो समझ रहे हो हम लोग क्या कर रहे हैं, रिलेशन निकाल रहे हैं किसके बीच, डायमेंशन और फिजिकल क्वांटिटी के बीच। तो हम लोग का डायमेंशन मालूम होगा तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, फॉर्मूला निकाल सकते हैं फोर्स का या किसी का भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिखो सब। चलो हम लोग सेकेंड क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन तो हम लोग डिस्कस कर चुके, अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। आप लोग को एनसीईआरटी का भी हम क्वेश्चन करवाएंगे और साथ में और भी नीट का, जेईई मेन का और साथ में एचसी वर्मा का भी बहुत सारा क्वेश्चन करवाएंगे, है ना। तो देखते हैं हम लोग क्या कहता है एनसीईआरटी का क्वेश्चन। कह रहा है, देखो कह रहा है कि कंसीडर ए सिंपल पेंडुलम हैविंग ए बॉब। एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है ना। अब कह रहा है कि हैविंग ए बॉब अटैच टू ए स्ट्रिंग दैट ऑसिलेट्स। जैसे बॉब समझते हो ना सर, ये बॉब है, ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ऐसे बॉब समझ रहे हो ना ये। तो बॉब जो है इस टाइप का बॉब होता है, ये बॉब हो गया, ये बॉब हो गया। तो बॉब कह रहा है कि ये बॉब जो है ऑसिलेट्स कर रहा है, मतलब ये बॉब जो है ऐसे, समझ रहे हो ना सब, ऑसिलेट्स कर रहा है अंडर एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। किसके कारण ऑसिलेट कर रहा है, ग्रेविटी के कारण। जैसे ये टंगा हुआ है तो ग्रेविटी के कारण ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। हमने एक बार फोर्स लगा दिया, ऐसे हमने एक बार फोर्स लगा दिया, ये मानकर चलो कि ये बॉब है, और बॉब को यहां से हमने खींचकर यहां तक लाया, ये यहां तक, और फोर्स लगाया तो ये घूमते घूमते कहां तक चला गया, यहां तक। तो वही बोल रहा है कि फोर्स तो हम यहां पर लगाएं, फोर्स लगाकर जैसे ये है तो इसको यहां फोर्स लगाएं, फिर यह छूटकर यहां तक चला है बॉब। ये पेन को हम जस्ट लाइक बॉब की तरह ट्रीट कर रहे हैं, बॉब। तो कह रहा है कि एक्शन फोर्स ऑफ ग्रेविटी, कह रहा है कि सपोज दैट द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन मास एम ऑफ द बॉब। कह रहा है कि सिंपल पेंडुलम जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ द बॉब पर, यानी एम पे डिपेंड कर रहा है। फिर किस पे कह रहा है, सेकंड में लेंथ ऑफ द पेंडुलम, किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ ऑफ पेंडुलम पर। और थर्ड जो बोला है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एट द प्लेस, मतलब जिस प्लेस पर है, मतलब मान लो कि यहां पर है तो यहां के ग्रेविटी पर भी, जैसे हम फोर्स लगाएं और ऐसे छोड़ दिए तो ये डिपेंड कर रहा है किस पे, ग्रेविटी पर भी डिपेंड कर रहा है, जी पे। तो कह रहा है कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड। हम लोग को एक एक्सप्रेशन डिराइव करना है, यानी टी का वैल्यू निकालना है, किसका यूज करके, यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन मेथड से हम लोग को बनाना है। ऐसे अदर मेथड भी हो सकता है लेकिन हम लोग डायमेंशन मेथड ही करेंगे। तो देखो ये तीन चीज पर डिपेंड है यहां टाइम पीरियड। ये टी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मास ऑफ द बॉब, यानी x टू द बेस m। दूसरा मास ऑफ द बॉब हो गया, दूसरा हो गया लेंथ ऑफ द पेंडुलम, यानी मान लो कि ये पेंडुलम है, ये पेंडुलम है ये, तो इसका लेंथ यदि हम लोग l काउंट कर ले रहे हैं, l, तो यही बोल रहा है, या ये पेंडुलम है ऐसे, तो इसका लेंथ हमने क्या काउंट कर लिया, l। तो हम लोग चूंकि डायमेंशन मेथड बोल रहा है तो यहां y रखेंगे, एक्सपोनेंट रखेंगे। और आगे बोला है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, हम लोग का यहां g की बात बोला है तो g, और यहां एक्सपोनेंट क्या हो गया, z। अब देखो हम बार बार बोल रहे हैं
कि जब भी आपको प्रोपोर्शनलिटी हटता है, मतलब ये हटता है, तो एक कांस्टेंट आ जाता है, जिस कांस्टेंट का नाम होता है के। क्या नाम होता है? के। तो आपको टी जब हटेगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा के एक्स टू द बेस एम, और ये इसको एल को हम यदि कैपिटल एल से लिख रहे हैं, या ऐसे कर लो एल और जी पे पावर जेड। अब वही पुराना मेथड, हमारा डायमेंशन पहले निकालो लेफ्ट हैंड का, तो लेफ्ट हैंड का डायमेंशन और फिर किसका डायमेंशन? राइट हैंड का। अब हम लोग लेफ्ट हैंड का जो डायमेंशन निकालते हैं, तो लेफ्ट हैंड का जो डायमेंशन निकालते हैं LHL, डायमेंशन ऑफ LH, डायमेंशन ऑफ LHS लेफ्ट हैंड साइड, और डायमेंशन ऑफ RHS। देखो हम लोग जो डायमेंशन निकाल रहे हैं, हम यहां पर घेर भी दे रहे हैं क्योंकि सॉल्यूशन यही है। हाँ, तो डायमेंशन ऑफ LHS और डायमेंशन ऑफ क्या? RHS। तो आपके पास इसका डायमेंशन क्या हो गया? T हो गया, और RHS का डायमेंशन कांस्टेंट जो होता है डायमेंशन लेस होता है, आपको बताए हैं। तो ये K का वैल्यू डायमेंशन लेस होगा, इसलिए हमको केवल किसका डायमेंशन देखना पड़ेगा? मास का। तो ये तो वही चलेगा, M कर दो, M X, और लेंथ का तो क्या होगा? L होगा, तो LY। और फिर G जो है ग्रेविटी, तो ग्रेविटी का एक प्रकार का क्या है? एक्सेलरेशन है। तो हम बताए हैं कि ग्रेविटी का डायमेंशन क्या होता है? LT-2। अभी हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़े भी थे कि इसका डायमेंशन क्या होता है? LT-2। अब पिछला क्वेश्चन में हम लोग निकाले भी हैं, जो बच्चा को नहीं याद है तो निकाल भी सकते हो। एक्सेलरेशन का, वेलोसिटी का क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम, LT-1। इसको ऊपर ले जाओ, एक्सेलरेशन का क्या होगा? LT-1 बाई टी, बेस सेम है तो क्या हो जाएगा? LT-1 डिवाइड में है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा LT-2। तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन हो गया, चूंकि G एक प्रकार का क्या है? ग्रेविटी मतलब एक्सेलरेशन है, तो इसका डायमेंशनल में तो हम लोग वही लेंगे। कर सकते हो क्या? LT-2 इस पूरे पर पावर क्या हो गया? Z। यही हो गया LT-2। अब कैलकुलेशन कर लो इधर, m पे पावर 0, m पे पावर 0, लेंथ पे पावर 0 और टाइम पे पावर 1। इसका एक्सपोनेंट यही है। अब इधर क्या हो गया? mx, और यहां l पे पावर y है, यहां l पे पावर z है, तो ये दोनों जुट जाएगा, ये z, और ये हो जाएगा p पे पावर -2z। ये तो हम लोग सबसे पहले लिख सकते हैं यहां से कि एक्सपोनेंट करेंगे तो हम लोग निकाल सकते हो x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, 0 नहीं, x इक्वल टू 0। यहां पर देख लो, x इक्वल टू 0, और यहां बेस सेम है तो जुट जाएगा, यानी हम लोग लिख सकते हैं, यहां पर इसको मिटा दे तो y प्लस जेड भी लिख सकते हैं। तो हम डायरेक्ट यहां पर अब लिखना चाह रहे हैं कि y प्लस क्या? जेड। तो यहां पर y प्लस जेड इक्वल टू क्या होगा? 0, क्योंकि यहां इसका वैल्यू क्या होगा? 0। अब यहां -2z इक्वल टू 1, तो y z इक्वल टू -y, तो और -2z इक्वल टू 1, -2z इक्वल टू 1, तो z का वैल्यू क्या आ गया? -1/2।
तो z का वैल्यू आ गया -1/2, तो हम लोग लिख सकते हैं कि y का वैल्यू क्या आ गया, ये -z, तो -1/2 यानी y इक्वल टू क्या आ गया 1/2। देखो एक बार फिर से इसको समझ लो, हमारा x y z का वैल्यू हमारा निकल गया। क्वेश्चन फिर से एक बार हम लोग रीड कर रहे हैं, कह रहा है कि कंसीडर ए सिंपल पेंडुलम हैविंग द बॉब अटैच ए स्ट्रिंग। एक बॉब है ना, ये आपको अटैच है स्ट्रिंग से, और ये हो रहा है, कह रहा है ऑसिलेट अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और ये ऑसिलेट हो रहा है। ऑसिलेट का मतलब यही हुआ कि इधर से इधर जाना, ये ऑसिलेट हो रहा है किसके अंदर, ग्रेविटी के अंदर। और कह रहा है कि सपोज द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड ऑन, पहला में लिखा है कि ये सिंपल पेंडुलम ऑसिलेशन बोलते हैं इसको, जैसे ये बॉब यहां से यहां तक आएगा और फिर ये चला जाएगा, यानी जो डोलता है ना बॉब, ऐसे ऐसे घूमता है, ऐसे ऐसे, तो उसी को हम लोग यहां ऑसिलेशन समझ रहे हैं। बस ऐसे सिंपल अभी समझो, फिर चैप्टर पढ़ते जाओगे तो क्लियर होते जाएगा। तो यहां कह रहा है कि ऑसिलेशन, यहां पर समझो, सपोज दैट द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड ऑन मास ऑफ द बॉब, लेंथ ऑफ पेंडुलम, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कह रहा है कि ये जो टाइम पीरियड है ये डिपेंड कर रहा है किस पे, मास ऑफ द बॉब, तो वही लिखे हैं x टू द बेस m। फिर किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पर, तो y टू द बेस l। और फिर किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी z टू द बेस g जो है ग्रेविटी है। अब देखो ये प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो किसका कॉन्सेप्ट आएगा, एक कांस्टेंट आता है, जिसको हम लोग जब भी प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आएगा k। अब k आ जाएगा तो सबसे पहले हम लोग को देख लेना है कि यहां x टू द बेस m हो गया, और यहां y टू द बेस l हो गया, और ये z टू द बेस g हो गया। अब क्वेश्चन जब भी हम लोग बनाएंगे तो यहां लिखा है कि एक एक्सप्रेशन निकालना है, किसका यूजिंग करके, डायमेंशन मेथड। तो सबसे पहले रूल क्या है कि हम डायमेंशन निकाले किसका, लेफ्ट हैंड साइड का और फिर राइट हैंड साइड का। तो हम लेफ्ट हैंड का डायमेंशन क्या होगा, टी का टी ही होगा, और राइट हैंड का हम लोग कांस्टेंट का डायमेंशन तो होता नहीं है, डायमेंशन लेस होगा ये कांस्टेंट। अब अच्छा मास, तो यहां हमने लिख लिया x टू द बेस m, और फिर हमारा ये लेंथ है तो ये तो वही रहेगा, l हो जाएगा, और एक्सेलेरेशन है g, तो g का हम लोग यहां पर एक्सेलेरेशन निकाल चुके हैं, वेलोसिटी बटे टाइम LT-1, और एक्सेलेरेशन इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी बटे टाइम। एक्सेलेरेशन इक्वल टू वेलोसिटी बटे टाइम, तो LT-1/t बेस सेम है तो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, 8 क्लास में पढ़ा होगा सब, m-n। तो यहां पर क्या हो गया, बेस सेम है तो पावर घट जाएगा, तो LT-2। ऐसे हम लोग को रट के भी रखना है कि एक्सेलेरेशन का डायमेंशन LT-2 होता है। तो LT-2, अब इसको z आई हो जाएगा -2z। अब यहां पर ये जो हो गया इसको थोड़ा समझो, l पे पावर y है और यहां हो गया l पे पावर z, बेस सेम है तब जुट जाएगा, क्या हो जाएगा y प्लस z। तो वही हमने लिखा है यहाँ, y प्लस z लिखा है, और ये -2z हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। कौन कॉन्सेप्ट, a पे पावर mn, 8 क्लास में पढ़ना है mn, ये -2z हो जाएगा। तो हमारा सिंपल सा बात है। अब इक्वेट करो एक्सपोनेंट का, तो एक्सपोनेंट का इक्वेट करोगे तो x इक्वल टू 0, y प्लस z इक्वल टू 0 और -2z इक्वल टू 1, सिंपल। अब यहां से x का वैल्यू हमने निकाल लिया 0, z इक्वल टू -y और -2z इक्वल टू 1, तो z का -1/2। अब यहाँ y का वैल्यू, इस माइनस को इधर भेज दो तो y का वैल्यू निकल गया 1/2। तो हमारे पास x y z तीनों का वैल्यू निकल गया, तो फॉर्मूला निकल गया, सिंपल। अब फॉर्मूला देख लो क्या है, हम थोड़ा सा इसको मिटाते हैं इधर हल्का सा, क्योंकि फॉर्मूला तो लिखना पड़ेगा ना। चलो देखो, अब यहां पर हम लोग T इक्वल टू क्या है तुम्हारे पास फॉर्मूला, K हो गया
और x टू द बेस m, m तो का x का वैल्यू क्या है 0, और y का वैल्यू हमारे पास क्या है देख लो, y का वैल्यू क्या है 1/2, और z का वैल्यू क्या है, g पर z का वैल्यू क्या है देख लो -1/2, -1/2। अब हम लोग 8th क्लास में पढ़े हैं कि a पे पावर -m क्या होता है, नीचे आएगा तो 1/m हो जाएगा, नीचे आएगा। अब इसी को हम लोग नीचे ले आए, वैल्यू क्या हो गया t इक्वल टू k, वैल्यू किसी भी चीज पे पावर 0 होगा तो क्या होगा 1, एक्सेप्ट 0 पर पावर 0 को छोड़कर, तो ये हो जाएगा l पे पावर 1/2, ये हो जाएगा g पे पावर 1/2। हम लोग लिख सकते हैं t इक्वल टू k अंडर रूट 1/2 का मतलब रूट हुआ l/g, यही तुम्हारा आंसर हो गया। अब देखो हम लोग क्या होता है कि ये तो हम लोग फॉर्मूला निकाल लिए, लेकिन एक्सपेरिमेंटली जो है k का भी वैल्यू भी हम लोग को याद रखना चाहिए। तो एक्सपेरिमेंट के अनुसार k का वैल्यू क्या होता है 2π होता है, तो इसलिए टाइम पीरियड जो हो जाता है वो क्या हो जाता है 2π अंडर रूट l/g, यही आंसर हो गया। ये भी आंसर अभी थोड़ा देर के लिए दे सकते हो। फिर से हम लोग देख लेते हैं, हम लोग सिंपल सा है, कह रहा है कि टाइम पीरियड डिपेंड है किस पे, मास पे, लेंथ पे और ग्रेविटी पे, तो इसलिए इसको हम लोग लिख दिए x टू द बेस m, y टू द बेस l, z टू द बेस इतना। अब जब भी प्रोपोर्शनल हटेगा तो किसका होगा कांस्टेंट आएगा k। अब देखो फॉर्मूला तो मेरा तैयार है, अब ये बोला है कि डायमेंशनली इस फॉर्मूला को निकालो, तो डायमेंशनली फॉर्मूला निकालना है तो हम लोग सिंपल सा करेंगे, लेफ्ट हैंड का डायमेंशन और राइट हैंड का डायमेंशन। अब हम लोग लेफ्ट का डायमेंशन निकालेंगे तो t हो जाएगा, और राइट का निकालेंगे तो k तो डायमेंशन लेस होगा, और इसका क्या होगा x टू द बेस m और l हो जाएगा y टू द बेस l। ग्रेविटी का यानी ग्रेविटी एक प्रकार का एक्सेलरेशन है, तो इसका डायमेंशन क्या होगा LT-2, तो ये हो जाएगा LZ, ये हो जाएगा -2Z। क्योंकि सेम है तो यहां बताए भी हैं कि y और z है तो y + z हो गया और 2z हो गया। कैलकुलेशन है सिंपल, तो x इक्वल टू 0 है, y + z इक्वल टू 0 और -2z इक्वल टू 1। तो यहां से देख लो बच्चों, z का वैल्यू निकला -y, और यहां से z -2z इक्वल टू 1, तो z इक्वल टू -1/2, और y इक्वल टू -z, वैल्यू पुट करो z का तो 1/2 निकल गया। आप सिंपल x y z का वैल्यू निकल गया तो यहां पर पुट कर दो, पुट हमने कर दिया, x का 0, y का 1/2, z का -1/2। अब ये माइनस नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा, अब ये इस पे भी रूट, इस पे भी रूट, तो ओवरऑल l/z, यही मेरा आंसर हो गया। अब चूंकि हम लोग को k का वैल्यू जनरली एक्सपेरिमेंटली जब चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पर क्लियर हो जाएगा 2π होता है, इसलिए हम लोग k का वैल्यू 2π रख दिए, तो 2π √l/g, ये भी कहीं कहीं आंसर दिया रहता है, दोनों सही है। चलो सब इसको उतारो जल्दी से, समझ गया, चलो मिटाएं। और जब भी देखो बैठो तो कॉपी कलम लेकर बैठो, क्योंकि होता क्या है कि कॉपी कलम जब लेकर नहीं बैठोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, केवल वीडियो सुनने से कोई फायदा नहीं होता। इसलिए जब भी बैठो तो कॉपी कलम लेकर लिखो, क्वेश्चन बनाओ, क्योंकि हम हर टॉपिक पर न्यूमेरिकल आपको करवा रहे हैं, हर टॉपिक पर, क्योंकि न्यूमेरिकल ही सब चीज है। न्यूमेरिकल और थ्योरी का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, केवल थ्योरी रटने से कोई फायदा नहीं है। चलो उतार लिया सब, चलो अब मिटाते हैं। ठीक है बच्चों, मेहनत करो, खूब पढ़ो, और हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।